तो आप सभी लोगों को नमस्कार। मेरे बारे में तो शायद आप लोग जानते हो या नहीं जानते हो, तो बिना पूछे मैं खुद ही बता देता हूँ। 3 बैच राउज आईएएस में सफलतापूर्वक पढ़ा चुका हूँ। ये चौथा बैच होगा और पिछले 6-7 साल से मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ। नॉन कॉलेजिएट टेसवेल परमानेंट के रूप में भी मिरांडा हाउस कॉलेज में। इसके पहले मैं कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज मालवीय नगर सेक्सराय दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, वहाँ मैं पहले 4-5 साल मैंने कॉन्ट्रैक्ट पे पढ़ाया था। अभी मैं स्थाई असिस्टेंट प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी मिरांडा हाउस। सब्जेक्ट में बहुत गहरी रुचि है। जाहिर सी बात है कि 10वीं फिर 12वीं फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल, पीएचडी और 7 साल से लगभग पढ़ा रहा हूँ, तो लगभग 17-18 वर्षों से हिंदी से अपना जुड़ाव है। और जहाँ तक पढ़ने पढ़ाने की बात है, ये शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के बीच का एक रिश्ता है। यहाँ पर आप लोग आए हैं तो बिल्कुल एकेडमिक बात नहीं करूंगा। आप यूपीएससी ऑप्शनल सब्जेक्ट इसलिए ले रहे हैं कि या तो आपने पहले से मन बना रखा है, या फिर आपको सिलेबस में लिखने पढ़ने को लेकर समस्याएं आती होंगी, या फिर तीसरी बात ये हो सकती है कि पूरे भारतवर्ष में एक बड़ा नाम हिंदी साहित्य में छोड़ दिया जाए। जो आजकल वीडियो ऑडियो क्लासेस चलता है, तो कोई शिक्षक नहीं है तो आपको लिखना पढ़ना कौन सिखाए। ये कई सारे कारण हैं, 2-3 कारण मैं समझ पा रहा हूं। यदि आपने हिंदी साहित्य विषय का चुनाव कर लिया है, तो क्या क्या दिक्कतें होंगी, क्या क्या आसानी से चीजें कैसे सीख पाएंगे, इस पर तो हम बातचीत करेंगे ही। लेकिन यदि आप हिंदी साहित्य का विषय का चुनाव करना चाहते हैं, ऐसा मन में है कि चुनना चाहते हैं, क्योंकि पिछले कई वर्षों से, दशक कह लीजिए, हिंदी साहित्य का रिजल्ट निराश करने वाला कभी नहीं रहा, तो सबसे पहले तो इस विषय के बारे में ही बातचीत करेंगे, यहीं से शुरुआत करेंगे। सब कुछ एक एक क्रम से बातचीत करेंगे। पिछले ओरिएंटेशन में भी मैंने बातचीत की थी। इस ओरिएंटेशन में हम थोड़ा 2023 के पेपर पर भी बातचीत करेंगे कि किस तरह का प्रश्न पत्र आ रहा है और कैसे हल करना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए। सबसे पहले तो आपने खुद भी रिसर्च किया होगा, और आपने जब रिसर्च किया होगा यूट्यूब पे, सीनियर से बातचीत से, कोचिंग से रिजल्ट देखा होगा, उस आधार पर तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि बिल्कुल इस विषय में कठिनाई नहीं है। यह एक अंकदायी विषय है। 344 नंबर, अभी तक का 344 नंबर इस विषय में आए हैं। प्रदीप कुमार द्विवेदी और बहुत सारे नाम हैं। मैं बस इस विषय में सबसे अधिकतम अंक 344 आए हैं। और निराशाजनक, जो हमारे साथ कुछ लोग तैयारी करते थे, जो निराशाजनक स्कोर है, जिससे कहना चाहिए कि इतना कम आ गया, वो भी 234 तक मैंने देखा है, निराशाजनक अंक। तो इसके बीच जो है मामला बनता है। दूसरी बात यह है कि आप अंग्रेजी माध्यम के हैं या हिंदी माध्यम के हैं। आपको इस विषय को पढ़ने के बाद, जब आप इस विषय को पूर्णतः पढ़ लेंगे,
तो निश्चित तौर पे एस्से राइटिंग के लिए कंटेंट यहाँ से आपको ये विषय दे देगा। आपको कुछ कविताएं, एक आध पंक्तियां, कहानी, नाटक, उपन्यास इत्यादि इसमें पढ़ा जाता है। तो इसमें जो कुछ कुछ महत्वपूर्ण लाइन प्रेमचंद का, कुछ कुछ महत्वपूर्ण साहित्य के कोटेशन, वो आपको स्वतः याद हो जाएंगे। तो आपका निबंध में यदि आप वैसे 2-3 पॉइंट लिख दिया आपने, एक आध कविता डाल दी, एक आध कोटेशन डाल दिया आपने किसी कवि का, तो वो निबंध का पेपर जो है आपका बेहतरीन हो जाता है। नैतिकता और सत्यनिष्ठा, एथिक्स का जो पेपर है, उसमें इस विषय से खूब आपको एक आध लाइन की पंक्तियां, वही मुंशी प्रेमचंद ने कोई बात कही है, जयशंकर प्रसाद ने कोई बात कही है, कोई कवि, कोई नाटककार, कोई उपन्यासकार, कोई निबंधकार, कोई कहानीकार का कोई सेंटेंस, कहानी का कोई एक आध वाक्य जो आपको पढ़ते पढ़ते विषय में याद हो जाएंगे, उसका प्रयोग करके इस पेपर में भी आप 4 चांद लगा लेते हैं। इसके बाद जब आप हिंदी साहित्य पढ़ लेते हैं, चूंकि यह विषय इस मायने में खूबसूरत विषय है कि इस विषय में आपकी लेखन क्षमता जो है मजबूत हो जाती है, लेखन शैली मजबूत हो जाती है। चूंकि आप रचनाकारों को पढ़ते हैं, आप उपन्यास पढ़ेंगे, कहानी पढ़ेंगे, नाटक पढ़ेंगे, तो जब आप इनको पढ़ेंगे तो उन उपन्यासकार, उन नाटककारों का, उन निबंधकारों की जो शैली है लिखने का, जो स्टाइल है लिखने का, उसको धीरे धीरे न चाहते हुए भी आप सीख जाएंगे। तो आपकी भी लेखन शैली जो है मजबूत हो जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी लेखन शैली औरों से कैसे मजबूत हो गई, और वो दूसरा कोई बताएगा, आपका रूममेट बताएगा, आपका साथी बताएगा कि तुम तो बहुत अच्छा सोच रहे हो, तुम तो बहुत अच्छा लिख पा रहे हो। वो तब आपको पता चलेगा कि इस विषय का महत्व क्या है। निश्चित तौर पे जीएस के पेपर में इस विषय का बहुत महत्व नहीं है, लेकिन लेखन शैली के स्तर पर, निबंध के पेपर में, एथिक्स के पेपर में, और कहीं ना कहीं यह विषय आपको, जब आप कविता पढ़ते हैं, कहानी पढ़ेंगे किसान के बारे में, जब आप गोदान पढ़ेंगे, जब आप मैला आंचल पढ़ेंगे, जब आप महाभोज जैसा उपन्यास पढ़ेंगे, जब आप आषाढ़ के एक दिन जैसा प्रेम संबंध पर आधारित नाटक पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं साहित्य का जो ये फ्लेवर है, साहित्य का जो ये कहना है, साहित्य में जो रोचकता है, साहित्य में जो सौंदर्य है, वो आपको कहीं ना कहीं संवेदनशील बनाएगा। और एक प्रशासक को संवेदनशील होना भी बहुत जरूरी हो। तो अप्रत्यक्ष रूप से यह विषय आपके व्यक्तित्व का निर्माण करता है। यह कोई मैं नई बात नहीं कह रहा हूं, ये जानी हुई बात है, समझी हुई बात है, और लोग भी इस बात को कहते हैं। दूसरे स्तर पर इस विषय को मैंने 2 भागों में बांटा है। इस विषय को मैंने 2 भागों में बांटा है। क्यों बांटा है? इस विषय पर जब पिछले 10 वर्ष के प्रश्न पत्र का मैंने विश्लेषण किया, तो मैंने देखा कि इस विषय में 2 खंड हैं। एक खंड का नाम मैंने प्रधान खंड रखा है, और एक खंड का नाम मैंने विविध खंड रखा है। क्यों? क्योंकि जो प्रधान खंड है, इस विषय का जो प्रधान खंड है, यह वह खंड है जिसमें लगभग 80% प्रश्न पूछे जाते हैं। पूरे 100% में से 80% अकेले प्रश्न प्रधान खंड से आते हैं, और वो प्रधान खंड है कविता, भाषा विज्ञान, साहित्य, साहित्य में बहुत कुछ है, बताएंगे हम, उपन्यास, नाटक, कहानी। कहानी, हिंदी यदि आपको बोलने आती है, हिंदी यदि आपको लिखने आती है, पढ़ने आती है, तो आप यूं भी किसी भी कहानी को उठाकर पढ़ेंगे, प्रेमचंद की कोई कहानी जो आपके सिलेबस में लगी हुई है, उन कहानियों को उठाकर पढ़ेंगे, तो कहानी पढ़ते वक्त आप उसमें डूब जाएंगे। कहानी पढ़ते वक्त आप जैसे लगेगा कि पिक्चर, सीरियल चल रहा है, और आपको खाना खाना भी भूल जाएगा। ऐसी ऐसी प्रेमचंद ने कहानियां लिखी हैं, और आप उसमें डूबने लगेंगे, तैरने लगेंगे, गोते लगाते रहेंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे कहानी समाप्त हो गई।
ठीक उसी तरह नाटक है, उपन्यास है, ये सीधे सीधे तीन विधाएं तो ऐसी हैं जहां से ज्यादातर सवाल पूछे जाते हैं, और ये तीनों विधाएं बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। कम से कम पढ़ने के स्तर पर, कम से कम इसको पढ़ने के स्तर पर बोरियत नाम की चीज नहीं है, आप बोर नहीं हो सकते। लिखने के स्तर पर क्या समस्याएं आएंगी इसका डिस्कस हम करेंगे, लेकिन कम से कम इनको पढ़ने के स्तर पर, उपन्यास, नाटक, कहानी, आप बोर नहीं होंगे। साफ सीधी बात है, आपको कुर्सी और मेज पर भी बैठकर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप जो है बिस्तर पर बैठकर, लेटकर उपन्यास पढ़ सकते हैं, नाटक पढ़ सकते हैं, कहानी पढ़ सकते हैं। और बीच में एक बात और बता दूं, दिलचस्प तो ये है कि यदि आप एकदम एग्जाम ओरिएंटेड व्यक्ति हैं, मतलब आप ऐसे इस प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं कि नहीं हमें सिर्फ एग्जाम फोड़ना है, हमें अच्छे नंबर लाने हैं, तो आपको उपन्यास, नाटक, कहानी पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। सिर्फ मेरा नोट्स और कुछ नहीं, सिर्फ मेरा नोट्स, उसी में से सर आ जाएगा। लेकिन आप इस प्रवृत्ति के यदि व्यक्ति हैं कि थोड़ा नाटक, उपन्यास, कहानी, कविता में रुचि लेते हैं, तो पढ़िए, कोई बात नहीं, और अच्छा लगेगा, सोने पे सुहागा। दो तरह के विद्यार्थी होते हैं, एक एकदम एग्जाम ओरिएंटेड कि नहीं 4 महीना में सिलेबस को खत्म करना है और अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस देना। अक्सर इंजीनियर वगैरह ऐसे आते हैं कि एकदम, तो उस प्रवृत्ति से, उस ढंग से भी यह विषय अच्छा है। और यदि आपके अंदर साहित्यिक प्रवृत्ति है तो फिर माशाअल्लाह, कोई बात ही नहीं है। कविता, कविता में आपको कविता याद नहीं करनी है, आपको घबराना नहीं है। आप ये ना सोचिए बहुत सारी कविताएं हैं मुझे नहीं याद है, तो आपको कविता याद नहीं करनी है, आपको उपन्यास लिखना नहीं है, आपको नाटक लिखना नहीं है, आपको कहानी लिखनी नहीं है, आपको जो है भाषा विज्ञान के फार्मूले नहीं समझने हैं, आपको कुछ नहीं करना है। जैसे आप इतिहास पढ़ते हैं जीएस में, जैसे आप भूगोल पढ़ते हैं, जैसे आप जो है जीएस के और भी तमाम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, जैसे आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, ठीक उसी तरह साहित्य को, हिंदी साहित्य को आपको पढ़ना है, और पढ़ने के बाद उसका विश्लेषण करना है। जैसे आप जो है एनालिसिस करना है, विश्लेषण करना है। आप जो है कभी भी ये मत सोचिएगा कि आपको ये साहित्य पढ़ने के बाद साहित्य रचना है, बिल्कुल मत समझिएगा। आपको जो है साहित्य पढ़ने के बाद सिर्फ सिर्फ उस साहित्य का विश्लेषण करना है, उस साहित्य का एनालिसिस करना है। जैसे आप 1857 या 1947 की आजादी के बारे में हिस्ट्री में पढ़ते हैं, जैसे आप पढ़ते हैं कि 1857 की क्रांति क्यों हुई, तो आपको सिर्फ 1857 के क्रांति के बारे में विश्लेषण करना होता है। ठीक उसी तरह साहित्य को सिर्फ नोट्स पढ़ने हैं, और उसको न समझ में आ रहा हो तो भी नोट्स को पढ़ के मल्टीपल रिवीजन करके उसको लिख देना है। दूसरी बात, विविध खंड पे थोड़ा आते हैं। विविध खंड वह खंड है जिसमें से कम सवाल पूछते हैं, बहुत कम बाउंसर टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। जैसे आलोचना, आलोचना का मतलब यह है कि पूरा सिलेबस आप पढ़ लेंगे, फिर आप आलोचना करेंगे। आपने कहानी, नाटक, उपन्यास, कविता सब कुछ पढ़ लिया, अब उसके बाद आलोचना करेंगे। आलोचना भी यदि आप अपने मन से करते हैं तो साहित्य में कुछ गलत नहीं माना जाता है। साहित्य की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है, हिंदी साहित्य की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि यदि इस हिंदी साहित्य में आपको कुछ नहीं याद आ रहा है, या फिर अपने मन से आपने कुछ लिख दिया, तो भी गलत नहीं माना जाएगा। वो माना जाएगा कि ये आपका जो है अपनी रचनात्मकता है, क्रिएटिविटी है। आपको वह उत्तर गलत नहीं माना जाएगा, बल्कि कई बार ऐसा होता है कि इस तरह के उत्तर में जो विद्यार्थी ने, मान लीजिए आपने जीएस से जोड़ के कोई बात लिख दिया, मान लीजिए आपने ज्योग्राफी से जोड़ के कोई बात लिख दिया, आपने हिस्ट्री से जोड़ के कुछ लिख दिया, अपने इकोनॉमिक्स का कोई डाटा जो है बता दिया जोड़ के। जैसे मान लीजिए आप गोदान, मुंशी प्रेमचंद के गोदान को लिख रहे हैं, तो गोदान लिखते समय आपने भारतीय किसान की चर्चा की, तो भारतीय किसान से संबंधित मान लीजिए आपने कोई डेटा दे दिया,
भारतीय किसान से संबंधित मान लीजिए आपने करंट अफेयर्स का कोई डेटा दे दिया। मान लीजिए आप जो है मैला आंचल उपन्यास की बात कर रहे हैं, चाहे मान लीजिए आपने आषाढ़ के एक दिन नाटक की बात कर रहे हैं, प्रेम प्रेम पर लिखा हुआ नाटक है, तो आपने कोई उस पर डेटा दे दिया, आपने कोई सर्वे बता दिया, कोई आंकड़ा दे दिया, तो वो उत्तर और भी मजेदार हो जाता है। और इस तरह के आंसर को यूपीएससी और पसंद करती है। आलोचना, रंगमंच, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, रेखा चित्र, व्यंग, हिंदी पत्रकारिता, ये ऐसा खंड है जिसमें से बहुत कम सवाल पूछे जाते हैं। सारा मिलाकर 20% सवाल इससे पूछा जाता है। प्रत्येक खंड के लिए, सिलेबस के हर एक पार्ट के लिए, सिलेबस के एक एक विषय को ध्यान में रखते हुए मैंने लगभग 2.5 साल मेहनत करके प्रिंटेड नोट्स तैयार किया है। मेरे सामने बहुत बड़ी चुनौती ये थी कि पूरे भारतवर्ष में एक बड़ा नाम है हिंदी साहित्य में, उन्हीं का नोट्स चलता है पूरे भारतवर्ष में, और वो नोट्स बहुत ही अच्छा नोट्स है, और उस नोट्स को पढ़ के बहुत सारे लोग आईएएस आईपीएस हुए, दशकों से हो रहे हैं, वर्षों से हो रहे हैं। इस संस्थान में जब मैंने ज्वाइन किया तो संस्थान के डायरेक्टर ने मुझसे कहा कि आपके सामने ये सबसे बड़ी चुनौती है, विद्यार्थी आपकी तुलना एक बड़े नाम से करेंगे। जाहिर सी बात थी। तो मैंने क्या किया कि विषय तो बदल नहीं सकता, सिलेबस तो बदल नहीं सकता, वही है। तो मैंने प्रत्येक टॉपिक को उठाया और उसके उदाहरण बदल दिए। मैंने प्रत्येक टॉपिक को उठाया, हिंदी में नाटक, उपन्यास, कहानी, कविता, आलोचना, पूरे सिलेबस को उठाया और उसको और आसान भाषा में नोट्स बना दिया, ताकि पढ़ते हुए एकदम पानी की तरह आप समझें, कोई दिक्कत ना हो। और उदाहरण इसलिए चेंज कर दिया, कोटेशन इसलिए चेंज कर दिया, निष्कर्ष इसलिए चेंज कर दिया, ताकि जब आप यूपीएससी का मेंस लिखेंगे, जब आपकी बारी आएगी यूपीएससी मेंस लिखने की, तो आप जो लोग उस नोट्स से दशकों से लिख रहे हैं, आपके उदाहरण नए होंगे, आपके एग्जाम्पल नए होंगे, आपके सारा सारा विषय वस्तु आपका नया होगा, निष्कर्ष आपका नया होगा, और एग्जामिनर को लगेगा कि आपने बहुत ज्यादा एफर्ट लगाया है, अतिरिक्त प्रयास किया है, और आप जिस वर्ष मेंस लिखेंगे उस वर्ष होगा ये कि आपको अधिक नंबर मिलेगा। ये इस नोट्स का फायदा होगा। बाकी संस्थान में आकर आप नोट्स देख सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, नोट्स की पढ़ के देख सकते हैं। तो इसी के साथ बातचीत को और यदि आगे बढ़ाया जाए तो एक आपको दिख रहा होगा 2018, 19, 20, 21, 22 और 23, अभी जो एग्जाम हुआ है 23 का, आपके सामने ये प्रश्नों की सूची दिखाई गई है कि कविता जो है, कविता खंड से जो है वो 2018 में 12 प्रश्न, 19 में 15, 20 में 14, 21 में 14, 22 में 13 और 23 में 10। तो यहां जाकर थोड़ा सा कम हुआ है, ज्यादा नहीं। आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा कि ये दो चीजें थोड़ी चेंज हुई हैं, बाकी आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा कि ज्यादातर सवाल कविता से, फिर भाषा विज्ञान से, फिर साहित्य से, फिर उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध, आलोचना, रंगमंच, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, और यहां से जाते जाते धीरे धीरे ये कम होता जा रहा है। कुल 56 सवाल करना, अथवा में जो प्रश्न आते हैं, विकल्प में जो प्रश्न आते हैं, उनको भी मैंने जोड़ लिया है। तो कुल मिलाकर ये ट्रेंड आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां से और निबंध तक, निबंध से लेकर और कविता तक जो है 80% सवाल पूछे जा रहे हैं, और यहां से लेकर 20% सवाल पूछे जा रहे हैं। कुछ तो ऐसे हैं जहां जीरो, हिंदी पत्रकारिता में एक प्रश्न इस बार पूछा गया है, पिछले 5 साल से 0 प्रश्न पूछा गया। रेखा चित्र में देखिए आप जो है, ये एक प्रश्न इधर, एक प्रश्न इधर, बाकी जी। तो कुल मिलाकर को आपकी तैयारी यहां तक जो है ठीक से होनी चाहिए, बाकी चिंता की जरूरत नहीं है।
एक पैटर्न में दिखाना चाह रहा था। ये जो बाउंसर टाइप के सवाल हैं, ये कभी कभी हिंदी पत्रकारिता और व्यंग जो है, ये बाउंसर टाइप का सवाल है, ये कभी कभी पूछे जाते हैं। ज्यादा फोकस जो है आपको कविता पर, भाषा विज्ञान पर, साहित्य पर, उपन्यास पर, नाटक पर, कहानी पर और निबंध पर करना है, और आलोचना और रंगमंच तक। अब बात दरअसल ये है कि आपको ये तैयारी करने के लिए किताबों को पढ़ने की आवश्यकता है कि नहीं, क्या नोट्स पर्याप्त हैं? तो बहुत ही ईमानदारी से मैं बता दूं आपको कि यदि आप मेरे नोट्स को जो है कई बार पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, तो आपको किताबों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मल्टीपल रिवीजन करेंगे तो आपको किताब क्या है, साहित्य का कोई किताब नहीं पढ़ना है। जहां तक उपन्यास की बात है तो 4 उपन्यास आपके सिलेबस में लगे हुए हैं, गोदान, मैलांचल, महाभोज और दिव्या। यदि आप मेरे नोट्स को कई बार पढ़ते हैं तो आपको उपन्यास पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपके मन में कहीं संशय है कि चलो 4 उपन्यास हैं, 2-3 दिन में एक उपन्यास पढ़ लेंगे, 3 नाटक हैं, 10-12 कहानियां हैं, तो यदि आप टेक्स्ट पढ़ेंगे तब आपको नोट्स कई बार नहीं पढ़ने होंगे। लेकिन यदि आप टेक्स्ट नहीं पढ़ेंगे तो आपको नोट्स कई बार पढ़ने होंगे। बस यही अंतर है, और कोई अंतर नहीं है। चुनाव आपका है कि आप टेक्स्ट के साथ नोट्स पढ़ते हैं। टेक्स्ट के साथ नोट्स पढ़ेंगे तो आपको नोट्स 1 से 2 बार पढ़ना पड़ेगा। और यदि आप टेक्स्ट नहीं पढ़ते हैं, उपन्यास, नाटक, कहानी नहीं पढ़ते हैं, आपके पास समय नहीं है, इसी बार आपको मेंस देना है, इस तरह का कुछ है, तो आपको कई बार नोट्स पढ़ना होगा। क्यों कह रहा हूं? ताकि आपको याद हो जाए। 2 प्रकार की चीजें आप परीक्षा में लिखते हैं। पहली, जो चीजें आपको याद है उसको आप परीक्षा में लिखते हैं, एग्जाम में लिखते हैं। और दूसरी, जो चीजें आपको क्लास में टीचर का भाव भंगिमा देखकर, टीचर के बताई हुई बातों को जो आपके अनकॉन्शियस माइंड में जो रहता है, उसको आप सोच कर लिखते हैं। यानी एक याद की हुई बातें लिखते हैं, यानी मल्टीपल रिवीजन जो किया है उसका फायदा मिलता है। और दूसरा, जिस चीज को आपने सुना है क्लास में, आपके अनकॉन्शियस माइंड में है, आपने ब्लैक बोर्ड पर देखा है, उस चीज को सोच सोच कर, यानी याद की हुई बातें और सोच कर लिखी गई जो बातें हैं, 2 ही प्रकार की बातें आप लिखते हैं एग्जाम में। और हिंदी साहित्य की खूबसूरती ये है कि तीसरे स्तर पर यदि आप अपने मन से कुछ लिख रहे हैं, विषय से मिलती जुलती बातें, कुछ विषय से जुड़ी हुई कोई बातें आप लिख रहे हैं, तो हिंदी साहित्य में उस उत्तर को और ही क्रिएटिव माना जाता है। तो चिंता बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। इसके आगे थोड़ी और बातचीत करें। डायरेक्ट हम सिलेबस के विभाजन पर आते हैं। सिलेबस 2 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग है हिंदी भाषा का इतिहास। इसमें हिंदी भाषा के हिस्ट्री, इतिहास को पढ़ना है। कैसे? आप जो है इतिहास पढ़ते हैं जीएस में, हिस्ट्री, ठीक उसी पैटर्न पे इसको मैंने बनाया है, उसी पैटर्न पे यूपीएससी भी चाहती है। जैसे भाषा की शुरुआत कहां से हुई? भाषा की शुरुआत संस्कृत से हुई। यूपीएससी में हिंदी साहित्य के सिलेबस में संस्कृत नहीं है, भले भाषा की शुरुआत हुई। क्लास के प्रारंभ में मैं थोड़ी चर्चा कर दूंगा, पढ़ने की जरूरत नहीं, यानी संस्कृत आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, पाली आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्राकृत, अपभ्रंश, औहट्ट, पुरानी हिंदी, ये पूरा का पूरा जो है, ये पूरा का पूरा जो है 3 पेज का नोट्स है। इस 3 पेज को जो है आप 4 बार जब पढ़ लेंगे तो कहीं से भाषा विज्ञान पर प्रश्न आएगा, 150 शब्दों में आप लिख लेंगे हंसते हंसते। आपको अतिरिक्त जानने की जरूरत ही नहीं है। आपको रिसर्च स्कॉलर बनने की, पीएचडी करने की जरूरत ही नहीं है।
आपको बस यही 3 पेज का नोट्स पढ़ना है। और पाली से, प्राकृत से पूछे, अपभ्रंश से पूछे, अवहट से पूछे, पुरानी हिंदी से पूछे, 150 शब्दों में आपको लिख देना है। दूसरा है मध्यकाल, जो आपके सिलेबस में बहुत ही गंभीरता से पढ़ा जाता है और गंभीरता से पूछा जाता है इंटरव्यू में भी। इस मध्यकाल में, मध्यकाल का मतलब सीधे होगा मेडिवल हिस्ट्री, और संस्कृत का मतलब हुआ एंसेंट हिस्ट्री। नहीं पढ़ना है आपको, आपको मेडिवल से पढ़ना है। इसमें 2 भाषाएं बहुत प्रमुखता से थी, एक अवधी, एक ब्रज। तो अवधि में आपको तुलसी बाबा को पढ़ना है, सारा नोट्स है। अब ब्रज में आपको सूरदास को पढ़ना है। फिर खड़ी बोली आ जाती है, 19वीं सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली, बहुत सारे प्रश्न आते हैं। इन सबको जो है खड़ी बोली में 5 पेज का नोट्स आपको पढ़ना है, याद कर लेना है। अवधि और ब्रज के जो है 3-3, 6 पेज का नोट्स आपको रट लेना है। बाकी क्लास में केवल प्रैक्टिस करना है, आंसर प्रैक्टिस, आंसर प्रैक्टिस। यही आधुनिक काल यानी मॉडर्न हिस्ट्री, इतिहास की भाषा में मॉडर्न इंडिया है, मॉडर्न हिस्ट्री। इसमें आपको राष्ट्रभाषा और राजभाषा, क्या हिंदी को राष्ट्रभाषा माना जाए, क्या संविधान में इसको राष्ट्रभाषा माना गया कि ये राजभाषा है, इस डिबेट को जो है 2 पेज का नोट्स है, इसको पढ़ना है। देवनागरी लिपि, हर साल प्रत्येक वर्ष प्रश्न पूछे जाते हैं, इसका जो है 4 पेज का नोट्स पढ़ना है आपको। भाषा और बोली 5-6 पेज का नोट्स है इसका। नवजागरण, रेनेसा आप हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, 1 पेज का नोट्स है, 150 शब्दों में आपको बस लिखना है। हिंदी का मानकीकरण 1.5 पेज का नोट्स है आपका, इसको पढ़ना है। तकनीकी विकास के रूप में हिंदी क्लास में चर्चा करेंगे, 1 पेज का नोट्स। व्याकरण नहीं पढ़ना है आपको, जैसे आपको संस्कृत नहीं पढ़नी है वैसे आपको व्याकरण नहीं पढ़ना है, क्लास में थोड़ा बहुत समझा दूंगा। गद्य का विकास 2 पेज का नोट्स पढ़ना है आपको, 150 शब्दों में लिख के आ जाना है, बहुत ही सरल। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ख, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास में हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता क्या है, क्यों हिंदी साहित्य पढ़ी जा रही है, क्यों पढ़ाया जाता है, क्या मतलब है हिंदी साहित्य का, 8-10 पॉइंट याद करना है। महत्व, इंपॉर्टेंस क्या है, और इतिहास लेखन, हिंदी साहित्य कैसे लिखा गया, कैसे कैसे इसका विकास हुआ, इस चीज को पढ़ना है। फिर आदिकाल, 1000 से लेकर 1350 ईस्वी तक भारत के इतिहास में, भारतीय इतिहास के पन्ने पर 1000 से लेकर 1350 के बीच जो भी घटनाएं घटी, उसको साहित्य की भाषा में आदिकाल कहते हैं। फिर से सुनिए, 1000 से लेके 1350 ईस्वी तक भारतीय इतिहास के पन्नों में जो कुछ भी घटनाएं घटी, उन घटनाओं को साहित्य की भाषा में आदिकाल कहते हैं। यानी कि इस बीच देश की सामाजिक स्थिति कैसी थी, देश की राजनैतिक स्थिति कैसी थी, देश की सांस्कृतिक स्थिति कैसी थी, देश की आर्थिक स्थिति कैसी थी, इस चीज को समझते हुए इस दौर के साहित्य को समझेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब हम धीरे धीरे थियरी की तरफ बढ़ रहे हैं भक्ति का। ठीक इसी तरह 1350 से लेकर 1650 के बीच भारत के इतिहास में जो घटनाएं घटी, उसको हम भक्ति काल कहते हैं, जिसमें सूर आए, जिसमें तुलसी आए, जिसमें जायसी आए, जिसमें रैदास आए, जिसमें मलुकदास आए, मीराबाई आई। इन संतों ने समाज को सुंदर बनाया, इन संतों ने समाज को खूबसूरत बनाया। कैसे? अपनी कविताओं के माध्यम से। इन संतों ने समाज में न्याय दिलाने की कोशिश की, इन संतों ने समाज में बराबरी का अवसर दिलाने की कोशिश की। उन संतों की कविताएं लगी हुई हैं आपके सिलेबस में, उस कविताओं को नोट्स में समझाया गया है।
बाकी क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे सूर की कविताओं का महत्व क्या है, तुलसी की कविताओं का महत्व क्या है, जायसी की कविताओं का महत्व क्या है। और छोटा सा एक काल 1650 से लेकर 1850 के बीच का एक दौर जिसे हम रीतिकाल कहते हैं, यह वह दौर है जब भारत में मुगल बादशाह, जब भारत में सल्तनत, मुगल सल्तनत का समय था, मुगल बादशाहों का समय था, तूती बोलती थी। और कैसे मुगल बादशाहों का पतन हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, और उसका फायदा अंग्रेज उठाते हैं, और कैसे मुगल बादशाहों के माध्यम से भारत का पतन होने लगता है, और उसका फायदा उठाकर ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, और कैसे कैसे आधुनिक काल में जो है हम पहुंचेंगे, और हम यहीं से 1850 से हिंदी गद्य का उद्भव होगा, हिंदी गद्य का विकास होगा, और यहां से भाषा में तुरंत परिवर्तन आ जाएगा। इस पूरी कहानी को समझने का प्रयास करेंगे। सबका नोट्स है। अब क पद्य खंड, पद्य खंड यानी पोएट्री, यह वह खंड है जिसमें से यूपीएससी आपसे अनिवार्य प्रश्न पूछती है, कंपलसरी प्रश्न पूछती है। इस खंड में आदिकाल से कोई कविता नहीं पढ़नी है, साफ साफ फ्री हो गए आप। भक्ति काल में आपको कबीर पढ़ना है, तुलसीदास पढ़ना है, सूरदास पढ़ना है, जायसी पढ़ना है। जब कबीर, सूर, तुलसी, जायसी के बारे में हम प्रथम प्रश्न पत्र में, फर्स्ट पेपर में पढ़ेंगे, तो वही कबीर, वही सूर, वही तुलसी का सेकंड पेपर में उनकी कविताएं हैं। इस तरह से जब हम फर्स्ट पेपर पढ़ेंगे, उसी के साथ साथ सेकंड पेपर पढ़ेंगे। जब कबीर की जब कबीर के सिद्धांत को हम समझेंगे, जब कबीर की भाषा को हम समझेंगे, जब कबीर की के कवित्व को हम समझेंगे, जब कबीर के दर्शन को, कबीर के रहस्य को हम समझेंगे, ठीक उसी समय कबीर की कविता को हम समझेंगे। इस तरह से, उसी तरह से जब हम सूरदास के बारे में पढ़ेंगे फर्स्ट पेपर में, सेम उसी समय सेकंड पेपर में सूरदास की गोपियों के बारे में पढ़ेंगे, कृष्ण की बाल लीला को पढ़ेंगे। ठीक उसी प्रकार जब हम तुलसी के लोक मंगल को पढ़ेंगे, तुलसी के राम राज्य को पढ़ेंगे, तुलसी के समाज में जो बैलेंस उन्होंने क्रिएट किया, समाज में तुलसी ने जो समन्वय किया, उस चीज को जब हम पढ़ेंगे, ठीक उसी समय तुलसीदास की कविताओं को हम पढ़ेंगे, जायसी के प्रेम को हम समझेंगे, गंगा जमुनी तहजीब की धारा को हम समझेंगे। उसी समय हम सूफी सिद्धांत पढ़ेंगे, उसी समय हम सूफियों के आगमन को इतिहास से जोड़कर पढ़ेंगे। और इस तरह से इन चारों कवियों के माध्यम से हम फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर एक साथ पढ़ेंगे। इसका फायदा ये होगा कि आपका समय बचेगा, जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, इसका फायदा ये होगा। ठीक उसी तरह जब हम फर्स्ट पेपर में रीतिकाल को समझेंगे, उसी समय हम बिहारी के श्रृंगार को समझेंगे कि बिहारी कैसे श्रृंगार पर कविता लिखते हैं, बिहारी कैसे रोमांटिक कविता लिखते हैं। बहुत ही आनंददायक विषय है, कई बार आपको हंसी भी आएगी। हिंदी साहित्य में श्रृंगार भी है, हिंदी साहित्य में वीरता भी है, हिंदी साहित्य में भक्ति भी है, हिंदी साहित्य में नौ रसों का संचार होता है। और कहीं ना कहीं आपको जो है इस विषय में आपको ऊब महसूस नहीं होगी, आप बोर नहीं हो सकते हैं। ये इतना मजेदार श्रृंगार की इनकी कविता है। घनानंद को आप पढ़ेंगे, प्रेम में धोखा खाया हुआ व्यक्ति, प्रेम के पीर, शुक्ल जी एक आलोचक इनको प्रेम के पीर कहते हैं, कि प्रेम में जो दर्द है, उस दर्द को, प्रेम का दर्द क्या होता है, उस दर्द को आप समझेंगे घनानंद को जब आप पढ़ेंगे। फिर हम आधुनिक काल में आ जाएंगे। मैथिली शरण गुप्त,
राष्ट्र के प्रति जो, राष्ट्र को लेकर जो कविताएं लिखते हैं, निराला जो कविताएं लिखते हैं, राम की शक्ति पूजा जैसी कविता लिखते हैं, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर का क्रांति धात्री जाग उठे, आडंबर में आग लगा दे, पतन पाप पाखंड जले, जग में ऐसी ज्वाला सुलगा दे, ओज के कवि थे। ओज और वीरता की कविता लिखा, मुक्ति बोध का अंधेरे में हम पढ़ेंगे, अज्ञे को पढ़ेंगे, और नागार्जुन आम जनता पर जो कविता लिखते हैं नागार्जुन, इन सारी कविताओं को हम समझेंगे। और ये सारा आपका अनिवार्य प्रश्न पत्र में आता है, कैसे संदर्भ लिखा जाता है, कैसे प्रसंग लिखा जाता है, कैसे व्याख्या करनी है, कैसे विशेष लिखना है, इस पर जो है हम आपको एक्सरसाइज करवाएंगे। गद्य खंड ख ग, यह भी अनिवार्य है, यूपीएससी ने इसको भी अनिवार्य बना दिया है, कंपलसरी। इसमें जो आप उपन्यास में गोदान पढ़ेंगे, जो आप दिव्या पढ़ेंगे, जो आप महाभोज पढ़ेंगे, मैला आंचल जो पढ़ेंगे, इन्हीं में से, इन्हीं उपन्यासों के 4 लाइन को निकाल देता है, और 4 लाइन को निकाल कर यूपीएससी कहता है कि इन गद्यांशों का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो मैं आपको टिक बताऊंगा कि कैसे आप, कोई लाइन पूछता है तो आप कैसे उसको पकड़े कि ये गोदान से है कि नहीं, ये दिव्या से है कि नहीं, ये मैला आंचल से है कि नहीं, ये महाभोज से है। ये पकड़ने का ट्रिक बताऊंगा मैं आपको कि कैसे जो है पंक्ति देखते ही आप पकड़ लीजिए। कहानी पर आइए, प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां पढ़ेंगे, मजेदार है, बिल्कुल बोर नहीं होंगे। एक दुनिया समानांतर राजेंद्र यादव संपादित कहानियां पढ़ेंगे, टूटने की कहानी, संत्रास की कहानी, अकेलापन की कहानी, एक तरफा प्रेम की कहानी, बुजुर्गों की स्थिति पर कहानी, महिलाओं की स्थिति पर कहानी, दयनीय स्थिति पर कहानी, गरीबी की कहानी, किसानी की कहानी, मजदूरों की कहानी, समाज के विखंडन की कहानी, समाज के टूटने की कहानी, समाज में एक रास्ता को समाप्त होने की कहानी, दुख की कहानी। ये सारी कहानियों को पढ़ने के बाद आपके व्यक्तित्व का जो विकास होगा, आपको समझ में आएगा कि दुनिया में एक समय में जिस तरह की कहानियां प्रेमचंद ने लिखी हैं, वो कहीं ना कहीं वो कहानियां आज भी प्रासंगिक हैं। साहित्य इंसान को जोड़ता है, साहित्य आपकी भावनाओं को, साहित्य आपके भीतर के इंद्रिय बोध को, साहित्य आपके सपनों को, साहित्य आपके सौंदर्य को, साहित्य आपके जीवन के क्रियाकलाप को जोड़ देता है। इसीलिए साहित्य सौंदर्यशाली होता है। भारत दुर्दशा में भारत की दुर्दशा क्यों हुई, भारतेंदु हरिश्चंद्र बताते हैं नाटक में कि अंग्रेजों की साहस कैसे हुआ इस देश पर कब्जा जमाने की, और भारतीयों की दुर्दशा क्यों हुई, इस नाटक में हम पढ़ेंगे। स्कंद गुप्त पढ़ेंगे। आषाढ़ का एक दिन बहुत ही मेरा फेवरेट है, बहुत प्रेम की कहानी है, प्रेम और सत्ता का द्वंद्व। एक तरफ पोजीशन, सत्ता, पावर, और एक तरफ प्रेम, इसके बीच जो द्वंद्व है, इंटर कॉन्फ्लिक्ट, उसको आषाढ़ का एक दिन में पढ़ेंगे। निबंध में चिंतामणि, निबंध निलय, 2-3 निबंध हैं जो खास खास बहुत अच्छे हैं। कविता क्या है, इस बार भी प्रश्न पूछा था। तो ये जब हम उपन्यास, कहानी, नाटक और निबंध पढ़ेंगे, ठीक उसी समय उसकी व्याख्या को भी गद्य खंड में देखेंगे। इस तरह से इसमें भी फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर साथ साथ पढ़ेंगे ताकि आपका समय बच जाए। पेपर 2023, अभी मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप कोरे कागज हैं। मुझे नहीं पता है कि आप में से किसी ने मेंस लिखा है कि नहीं, मुझे नहीं पता है कि आप में से किसी ने विषय को गहराई से पढ़ा है कि नहीं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप जो है जीरो हैं।
अब आपके सामने 2023 का मेंस का पेपर यूपीएससी का आ गया। अब हम पेपर के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि आपको कुछ समझ में आ भी रहा है, आप पैसा बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं संस्थान में जमा करके, ये विषय आपके अनुकूल है भी कि नहीं, कभी आपने पेपर देखा कि नहीं। मैं ही दिखा दे रहा हूं, ये 23 का पेपर है अभी जो एग्जाम हुआ है। अब इस पेपर के बारे में थोड़ी बहुत बातचीत हम करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, टिप्पणी करना है। टिप्पणी मुझे कमेंट करना है, किसी के बारे में कमेंट करना होता है तो अच्छा तरीका यही है कि 3-4 पॉइंट आप पॉजिटिव बता दें और 1-2 पॉइंट आप नेगेटिव बता दें, 2-3 पॉइंट, और कंक्लूड कर दें, 1-2 लाइन का निष्कर्ष लिख दें, 150 शब्द पूरा। पहला प्रश्न आपके सामने, आरंभिक हिंदी की प्रमुख विशेषताएं। ये कह रहा है कि जो ये शुरुआती हिंदी थी, आरंभिक हिंदी थी, जब हिंदी की शुरुआत हुई, उसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हमको बता दो। 5-6 विशेषताएं बताइए, निष्कर्ष बताइए, छुट्टी। अब आपको मैं मान के चल रहा हूं आप 0 हैं, लेकिन आप सोचिए कि हिंदी की शुरुआत कहां से हुई होगी। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सूर, तुलसी, कबीर ये तो मध्यकाल के हैं। अच्छा, इसके पहले हिंदी रही होगी कि नहीं रही होगी, थोड़ा डाउट में आप फंस रहे होंगे। तो यह विषय आपने नहीं पढ़ा है तो ये अंदाज तो आप लगा ही पा रहे होंगे कि कभी ना कभी शुरू हुई होगी, और मोटे तौर पर भक्ति काल की भाषा ब्रज और अवधी थी, हिंदी तो थी नहीं। ब्रज तो बोली है, अवधी तो बोली है, भाषा तो है नहीं। तो मोटे तौर पे आपका दिमाग कंफ्यूज हो रहा होगा, और आप मान के चलेंगे कि 19वीं शताब्दी से खड़ी बोली की शुरुआत हुई। लेकिन जब इसका उत्तर हम लिखेंगे तो हम बताएंगे कि इसका रूट, इसका जड़ कहां तक था। अमीर खुसरो आदिकाल में, अमीर खुसरो जब कहते हैं जेहाल मिस्की मुकुंद तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियां, जो पिया को मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। रतियां हिंदी शब्द, पिया हिंदी शब्द, जेहाल मिस्की मुकुंद तुगाफुल दुराए नैना हिंदी शब्द, बतियां हिंदी शब्द, जो पिया को न देखूं हिंदी शब्द, तो कैसे काटूं हिंदी शब्द, अंधेरी रतिया। यानी कि उस समय 6ठी-7वीं शताब्दी में भी हिंदी के पुट मिलते हैं। लोल कपोल ललित मणि कुंडल अधर बिंब अधजाई, लोल कपोल, यानी कि जड़ें पहले से थी। व्यवस्थित तौर पर हिंदी जो है वो 19वीं शताब्दी में भारतेंदु के आने पर शुरू हुई। क्योंकि विषय में आपकी पकड़ नहीं है इसलिए आप बोर हो सकते हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इसी अंदाज में, इसी फ्लो में, नोट्स के साथ, प्रिंटेड नोट्स के साथ सिलेबस को पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल पानी की तरह चीजें समझ में आएंगी। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा देखते हैं। हिंदी भाषा का मानकीकरण, स्टैंडर्ड हिंदी, स्टैंडर्ड हिंदी किसको कहेंगे? वो कह रहा है क्या द्विवेदी युग का योगदान है उसमें, स्टैंडर्ड हिंदी? जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस का सवाल यूपीएससी ने पूछा। हिंदी जब से शुरू हुई होगी तभी से तो स्टैंडर्ड नहीं हुई होगी। हिंदी एक स्तर पर जाकर उसका विकास हुआ होगा, उसका डेवलपमेंट हुआ होगा, तब जाकर हिंदी जो है वो जाकर स्टैंडर्ड हिंदी बनी होगी। तो जाहिर सी बात है बहुत दिन बाद स्टैंडर्ड बनी होगी। तो यानी द्विवेदी युग वही 19वीं शताब्दी। देखिए बैक टू बैक दोनों सवाल एक ही जगह से पूछ दिया। 19th सेंचुरी, बहुत आसान। उसका योगदान, कंट्रीब्यूशन बता देना है। कंट्रीब्यूशन कैसे बताया जाता है?
एक कविता लिख के, हिंदी भाषा की एक लाइन की कविता लिख दीजिए, हिंदी भाषा का एक लाइन का कोई वाक्य लिख दीजिए जो आपके उत्तर को पुष्ट और मजबूत बनाएगा, और आप योगदान बता दीजिए। तीसरा सवाल देखिए, विज्ञान, साइंस और टेक्नोलॉजी, तकनीक, विज्ञान और तकनीक की भाषा के रूप में हिंदी का क्या विकास है बताओ। फोन पर जाइए, आप हंस रहे हैं, रो रहे हैं, इमोजी के माध्यम से आप भेज देते हैं। हिंदी में इमोजी बनाने का काम मिरांडा हाउस की ही असिस्टेंट प्रोफेसर मेरे विभाग की, उन्होंने किया। आज आप हिंदी में टाइप कर रहे हैं, आज आप गूगल पे बोल रहे हैं हेलो तुम कहां जा रहे हो, लिख के आ जा रहा है हेलो तुम कहां जा रहे हो। आप ट्रांसलेशन कर दे रहे हैं, बोल के सॉफ्टवेयर आ गए हैं। तो वही सारी चीजें विज्ञान और तकनीक के युग में हिंदी भाषा का विकास, आपको लगता है कि ये हिंदी का प्रश्न है? ये तो आपका जीएस का प्रश्न हो गया, जनरल स्टडी का। इसमें बिना कुछ कहे आप 150 शब्द लिख देंगे, मुझे लगता है समय का पाबंद न रखा जाए तो आप सोच सोच के इस प्रश्न को लिख सकते हैं। कितना आसान विषय है। कह रहा है कि देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता, नोट्स में है 1 से 2 पेज में, कि क्यों देवनागरी लिपि जो हिंदी की लिपि है उसको क्यों वैज्ञानिक माना गया, उसके 4-5 बिंदु हैं, वो लिख देने हैं। पूर्वी हिंदी, कुछ लोग पूर्वी हिंदी से होंगे, कुछ लोग पश्चिमी यूपी से होंगे हिंदी से, तो पूर्वी हिंदी पश्चिमी हिंदी का जो अंतर है, ये एक जो है 1-2 भाषा विज्ञान, भाषा विज्ञान खत्म। लोग कहते हैं भाषा विज्ञान बहुत कठिन है, आप बताइए कहां से कठिन है? 2 सवाल पूछ रहा है, बाकी सवाल जनरल पूछ रहा है, भाषा विज्ञान कहां से कठिन है? ये तो 2-4 पेज का नोट्स रट लो तो भाषा विज्ञान खत्म, कहां से कठिन है? मुझे नहीं समझ में आ रहा है। पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी का अंतर पूछ रहा है, 150 शब्दों में लिखना है, ये हर साल पूछता है। देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता पूछ रहा है, बाकी ये सवाल जो है कोर भाषा विज्ञान का है नहीं, तो भाषा विज्ञान कहाँ कठिन है? आम जनमानस के दिमाग में बैठ गया है कि भाषा विज्ञान कठिन, कहाँ कठिन है? पिछले साल का पेपर उठा के देखिए। कह रहा है कि साहित्य भाषा के रूप में ब्रज के विकास में मध्यकालीन कृष्ण भक्त कवियों का, सूरदास वगैरह का बात, यानी सूरदास की 2-3 पंक्तियां आपको याद हो, सूरदास दास की कविता का 2-3 लाइन आपको याद हो, और आप बता दें ब्रज भाषा का विकास कैसे हुआ, योगदान खत्म। 150 क्या है, कुछ है? जिस दिन सूरदास पढ़ाऊंगा पहले ही दिन ये प्रश्न आप लिख देंगे पढ़ाने के बाद। स्वाधीनता आंदोलन यानी 1947 के बाद जब आजादी मिल गई, 1947 के संघर्ष की जो भाषा थी वो हिंदी थी, इस पर बात करना है। नाम याद कर लीजिए, सारा नाम याद कर लीजिए, गांधी, नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, जितने नाम आपको याद आते हैं याद है, सबके नारों को भी बस लिख दीजिए, करो या मरो, बाल गंगाधर जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर, सबका नारा ही लिख दीजिए, तो भी ये प्रश्न आपका कि हाँ भाई हिंदी संघर्ष की भाषा है, इस्टेब्लिश कर, मोहर मार दीजिए, प्रतिष्ठा हो गई 150 शब्द में। फॉन्ट, एक नया शब्द आया है, फॉन्ट और लिपि, फॉन्ट एवं लिपि के आधार व्यामोह लिखा है कि देवनागरी लिपि की वैसे फॉन्ट, इसमें कुछ कमियां हैं, सीमाएं हैं, नोट्स में दिया हुआ है, नोट्स से लिख दीजिए, कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। 19वीं सदी में हिंदी के रूप में प्रतिष्ठित चुनौतियां क्या थी? ब्रज भाषा अभी अभी खत्म हुई थी, सूर तुलसी का जमाना अभी अभी खत्म हुआ था, और अचानक से शुद्ध हिंदी 19वीं शताब्दी में अखबार की भाषा, पत्रिकाओं की भाषा, मैगजीन की भाषा, स्वतंत्रता मिल गई, उसी बात को प्रकाश डाल देना है, कुछ नहीं करना है। अपभ्रंश का व्याकरणिक विशेषता, ये आपका कोर भाषा विज्ञान का प्रश्न है, इसको आप नहीं लिख पाएंगे, इसको जब आप पढ़ेंगे तभी लिखेंगे, नोट्स में दिया है, इसको जब आप पढ़ेंगे तभी लिख पाएंगे, यही सब कठिन सवाल होते हैं। देवनागरी लिपि के सुधार और स्वतंत्र प्रयत्न, बहुत सारा सुधार सरकार कर रही है, दिन प्रतिदिन सुधार कर रही है, ये भी नोट्स में। हिंदी साहित्य की ये सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि मैं ही नहीं, कोई भी पढ़ाए, आपके सारे के सारे प्रश्न नोट्स से मिल जाएंगे,
बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन, रिपीट बार बार रिवाइज करता है पुराना प्रश्न। कुल मिलाकर 10 वर्षों के प्रश्न को आप 5 बार लिख दीजिए तो आपकी हिंदी साहित्य की तैयारी हो गई। इतना रिपीटेड है, इतना ज्यादा रिपीटेड है। राजस्थानी वर्ग की प्रमुख बोलियों की विशेषता, ये भाषा विज्ञान। संत साहित्य में प्रयुक्त खड़ी बोली, संतों ने अवधि में ज्यादा लिखा, ब्रज में ज्यादा लिखा। सूर हो, तुलसी हो, कबीर हो, अवधि और ब्रज में लिखे। लेकिन उन कविताओं में कहीं कहीं खड़ी बोली का प्रयोग हुआ, उसी को आइडेंटिफाई कर देना है, उसकी चर्चा कर देनी है। ये भी नोट्स में इतना शानदार नोट्स है कि सारा प्रश्न उसी में से आ जाएगा। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, हिंदी विषय ही ऐसा है कि नए सवाल भी बनेंगे तो उसी नोट्स से आएंगे। स्वाधीन भारत यानी 1947 के बाद हिंदी जो प्रयोग हुआ उसके नवीन आयाम पे प्रकाश डालिए। अरे 1947 की आजादी मिल गई तो हिंदी में क्या हुआ उसके नवीन आयाम, न्यू एंगल की चर्चा करनी है। पत्रकारिता की भाषा हो गई, न्यूज़पेपर की भाषा हो गई, गोष्ठियों की भाषा हो गई, सेमिनार की भाषा हो गई, विश्वविद्यालय की भाषा हो गई, राजकाज की भाषा हो गई, ऑफिस की भाषा हो गई, दफ्तर की भाषा हो गई, कोर्ट कचहरी की भाषा हो गई, आम जनमानस की भाषा हो गई, नारा की भाषा। कितना पॉइंट बोलेंगे, 150 शब्द तो लिखना है। दूसरा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पूर्व हिंदी साहित्य का लेखन, ये आलोचना का प्रश्न है। जब आप पूरा पढ़ लेंगे तो ये भी सब नोट्स में 8-10 पेज का नोट्स है, सारा आलोचना उसी में। राशो काव्य आदिकाल का प्रश्न, ये सब प्रश्न सैद्धांतिक प्रश्न है। सूफी कवियों का लोकोन्मुखता, ये सब आसान प्रश्न है। जो सूफी आए 12वीं शताब्दी में, निजामुद्दीन औलिया जब भारत आए तो उन्होंने, सूफियों ने क्या किया कि लोकोन्मुखता यानी लोक माने जनता, उन्मुखता यानी जनता की ओर उन्मुख होना, यानी टोटल फोकस उनका आम जनता पर था। आम जनता को किस चीज में मजा आता है, आम पब्लिक को किस चीज में मजा आता है? अभी मनोज तिवारी गाना गा देंगे तो मजा आ जाएगा, अभी संगीत हो, गीत हो, नृत्य हो, डांस हो तो लोगों को मजा आ जाएगा। तो वही सूफियों ने संगीत के माध्यम से हिंदू और मुसलमान को जोड़ने का प्रयास किया, गंगा और जमुना की तहजीब को जोड़ने का प्रयास किया। यही चीज तो लिखना है, और क्या लिखना है। हिंदी के प्रमुख यात्रा वृत्तांत नोट्स में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की सैद्धांतिक आलोचना, आलोचना कोर आलोचना का प्रश्न है, आपसे हिल नहीं पाएगा। यही सब प्रश्न के लिए आदमी कोचिंग आता है, ये आपसे नहीं हिल पाए, इसको आपको रटना पड़ेगा या क्लास में समझेंगे तब लिख पाएंगे। आदिकालीन साहित्य के अध्ययन की प्रमुख समस्याएं, क्या समस्याएं? शुरुआती काल था, आदिकालीन साहित्य में शुरुआत काल, अपभ्रंश भाषा थी, अवहट्ट भाषा थी, पाली भाषा थी, प्राकृत भाषा थी, संस्कृत भाषा थी। तो उस समय जो है अध्ययन की क्या समस्याएं? जनता अशिक्षित थी, भाषा कठिन थी, जनता अशिक्षित थी। तो समस्या समस्या 50 गो समस्या बना के आप लिख दोगे। बाल कृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र के वैशिष्ट यानी विशेषता, इन दोनों कवियों को आप पढ़ेंगे तो इनकी विशेषता लिख पाएंगे। एक कवि बाल कृष्ण भट्ट है, एक प्रताप नारायण मिश्र, हिंदी के बारे में इनका क्या सोच है वही लिखना है। प्रेमचंद के उपन्यास पर आ जाइए कि प्रेमचंद के उपन्यास के लेखन में यथार्थ दृष्टि के विकास किस रूप में हुआ। मजदूरों पर लिखा, किसानों पर लिखा, गर्भवती महिलाओं पर लिखा, गरीबी पे लिखा, साहूकारों पर लिखा, किसानों के दर्द पर लिखा, महिलाओं के पीड़ा पर लिखा, अनाथ बच्चों पर लिखा, सामंतवाद के खिलाफ लिखा, साम्राज्यवाद के खिलाफ लिखा, उपनिवेशवाद के खिलाफ लिखा, दर्द भरी कहानियां लिखी, दास्तान लिखा। वही सब बताना है। हाँ भाई, यथार्थ दृष्टि था, बात खत्म। एक एक उदाहरण देकर नोट्स से एक एक उदाहरण लिखिए, लिख के खत्म कीजिए। तुलसीदास का कथन, कैसे लोग राम राज्य कैसे बनाए। रे तुलसी का भाई कैसा हो, भौजाई कैसा हो, माई कैसा हो, चाचा कैसे हो, समाज कैसा हो, समाज में चोरी ना हो, समाज में डकैती ना हो, समाज में ऊंच नीच ना हो, समाज में जाति पाति ना हो,
समाज अनटचेबल, छुआछूत ना हो, समाज में सबको अवसर मिले, समाज में सबको न्याय मिले, यही ना चाहते थे तुलसी बाबा। लिख दीजिए, बात खत्म, दो चार कविताएं लिख दीजिए, एक एक लाइन का खत्म। निराला की कविता के मुख्य विशेषता, निराला वही जूही की कली, बेटी पर लिखा, राम की शक्ति पूजा, सत्य पर लिखा, कुकुर मुत्ता, आम इंसान पर लिखा, आम नागरिकों पर लिखा। एक दो कविताओं का एक एक दो लाइन याद कर लीजिए। तो पूरा का घनानंद भाषा की प्रवृत्ता, प्रेम की कविताएं लिखते हैं, प्रेम में धोखा मिल गया था घनानंद। अति सुदो स्नेह के मार्ग है, जाने कुशयापन बाक नहीं, तुम कौन द्विपाठी पढ़ी हो लला, मन ले हो कि देहु छटाक नहीं। मुझसे तुलना मत कीजिएगा, मुझे तो बहुत सारी कविताएं याद है। कहने का मतलब यह है कि आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि आपको कविताएं याद करनी है, इस मिथ से दूर रहिएगा। कुल मिलाकर मुश्किल से 10 कवियों का, सुन लीजिए, कुल मिलाकर मुश्किल से 10 कवि होंगे। उन 10 कवियों का उन 10 कवियों का 20 लाइन की कविता, 20 लाइन। कुल मिला के 4 उपन्यासकार हैं आपके सिलेबस में। उन 4 उपन्यासकारों का 3-3, 4 12 लाइन का, 12 से 15 लाइन का कोटेशन। कौन सी लाइन आपको अच्छी लगे वही, नोट्स में सब दिया है। 15-16 कहानियां हैं, तो 15 45 लाइन का कोटेशन प्रेमचंद का सबका। साहित्य के इतिहास में कुल मिलाकर 20 अच्छे अच्छे कोटेशन। साहित्य, पूरे साहित्य में 20 अच्छे अच्छे कथन, कोटेशन माने कथन, स्टेटमेंट। ये हो गया आपका कविता, ये हो गया आपका उपन्यास, ये हो गई आपकी कहानी। 3 नाटक हैं, 3 नाटक हैं। तो 3 नाटक का, एक नाटक में 4 बढ़िया बढ़िया कथन, 4 × 3 = 12, 15 मान लीजिए। 15 कथन इसमें हो गया। एक कथन 1 से 2 लाइन, मैक्सिमम 3 लाइन का होता है। तो कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, साहित्य और कुल मिलाकर, और मान लीजिए कि 20 फालतू चीज याद करना है, कविता, कहानी, कथन मिलाकर। जोड़िए तो भाई, हमारा मैथ थोड़ा वो है। 20 10 30, 40 30 70, 80 90 100, 120 125 130 135 140 45, 145, हम कह रहे हैं 150 डायरेक्ट। एक पेज में एक लाइन में 12 शब्द लिखता है अमूमन आदमी। 10 लाइन लिखे तो 10 × 5 = 50, 10 × 50 = 50, 10 × 5 = 5 10 5 15 20, मैक्सिमम 15 से 16 पेज का A4 साइज का जो पेपर होता है, A4 साइज का जो ये पेपर है, ऐसे ऐसे 16 पेज आपको रटना है हिंदी साहित्य में। यदि आप रट सकते हैं तो यह विषय आपका है। साथ ही साथ ये भी मैं बताना चाहूंगा कि यह सब्जेक्ट उसके लिए बिल्कुल नहीं है जो हिंदी नहीं लिख पाता है। यदि आप हिंदी नहीं लिख पाते हैं तो ये सब्जेक्ट आपके लिए नहीं। यदि आप एक पेज में 2-4 गलतियां करते हैं तब तो क्षम्य है, लेकिन हर लाइन में आपकी गलती होती है तो ये सब्जेक्ट आपके लिए नहीं। यदि आपको हिंदी पढ़ने आती है, बोलने आती है, लिखने आती है, भले खराब पढ़ रहे हो, खराब बोल रहे हो, खराब लिख रहे हो, तो भी आप इस सब्जेक्ट को लिख सकते हैं। कुल मिलाकर इस सब्जेक्ट में 50 से 60 शब्द ऐसे हैं जो 4-4.5 महीने के क्लास में इन 50-60 शब्दों से आप रूबरू हो जाएंगे, और आप अपने लेखन शैली में उन 50-60 शब्दों का प्रयोग करके आप इस विषय के बादशाह बन जाएंगे। मेरे क्लास की स्ट्रेटजी ये रहती है कि मैं डेली पढ़ाता हूं जिस टॉपिक को, उस टॉपिक पर 1-2 प्रश्न लिखने को देता हूं। पहले पढ़ा देता हूं, फिर लिखने को देता हूं, ताकि तुरंत तुरंत आप पढ़े रहते हैं, याद रहती हैं चीजें और आप लिख पाते हैं। प्रिंटेड नोट्स आपको एक एक सिलेबस के एक एक पॉइंट का मिलेगा। क्लास नोट्स आप स्वयं बनाएंगे। क्लास में
चूंकि ये सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य कहिए, पहला बैच 7 लोगों का था, दूसरा बैच 6 लोगों का था, तीसरा बैच जो है वो भी 6 लोगों का था, और इस बैच का कुछ नहीं पता है। तो चूंकि स्टूडेंट्स हमें अभी कम मिल रहे हैं, मैं नया नया कोचिंग संस्थान में पढ़ा रहा हूं, एकेडमिक में तो बहुत पुराना है, इसलिए ये आपके लिए हितकर है कि आप फोन करके, मैसेज करके, इंडिविजुअल मिल के, यदि दिल्ली में रहते हैं तो आर्ट्स फैकल्टी में आकर, मिरांडा हाउस में आकर, संस्थान में आकर आप अपना प्रश्न लिखकर उत्तर चेक करा सकते हैं। इसके साथ साथ जो है 12 से 14 टेस्ट आपको फ्री मिलेंगे, इसमें संस्थान ने मुझसे बनवाया है। आपको जो है 1-to-1 गाइडलाइन जिसको कहता है, चूंकि मुझे अभी पैसे का लालच नहीं है, मुझे अच्छा पैसा गवर्नमेंट से मिल रहा है, मुझे लालच है रिजल्ट हो जाए, इसलिए आपसे ज्यादा ताकत लगाने के लिए मैं यहां हूं। मेरा मेरा आपसे एक ही लालच है कि मुझे रिजल्ट मिल जाए, और कहना नहीं चाहिए मैं यहां तक परेशान हूं कि सेलेक्ट सेलेक्ट भर हो जाए, ताकि मेरा एक नाम हो कि मैंने जो है रिजल्ट निकाल दिया। तो मेरा आपसे जो है यही लालच है, पैसे का तो लालच मुझे तो खैर नहीं है संस्थान का, मैं नहीं जानता कि हर संस्थान प्रॉफिट के लिए काम करता है, लेकिन इतना जरूर वादा करता हूं कि यदि आपने मुझ पर विश्वास किया है तो मैं आपको पार लगा दूंगा। इस विषय को लेकर आप निश्चिंत रहिएगा, बाकी जीएससी सेट तो खैर आपका अपना करना है, इस विषय में आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा खंड में थोड़ा विषयांतर हो गया था, इस विषय को लेकर ये भ्रम है कि कविताएं बहुत याद करनी है, कोटेशन बहुत याद करनी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। 4-4.5 महीने के क्लास में आप बहुत सारी चीजें स्वतः याद कर लेते हैं, इतना रिपीटेशन है, इतना दोहराव है इस विषय में कि वैसे ही चीजें आपको याद हो जाती हैं। एग्जाम तक जाते जाते तो आपको सब रट्टा हो जाता है। तो ये कविताओं के लिए नोट्स कैसे, जैसे जग हठवारा स्वाद का, ये कबीर, यहाँ कबीर आ गए, पहचान जाएंगे कबीर का, ये मधुकर आ गया, कुछ कुछ मैं आपको टर्म बताऊंगा जिससे आपको पता चल जाएगा किसका, ये सूर का हो गया। तो ऐसे ही जो है बुद्धि के पावन, एक तमाम जो यज्ञ का हो गया, कोई निर्मल वर्मा का, कोई परिंदे से, तो ये कैसे पकड़ा जाता है इसका ट्रिक जो है मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे हिसाब से गोस्वामी तुलसीदास की कवितावली पर चर्चा करनी है, जायसी के पद्मावत पर चर्चा करनी है, भारत भारती कविता जो है उसमें विरासत, उन्नत भविष्य को चर्चा करनी है, जयशंकर प्रसाद की कामायनी पर। देखो मैंने शुरुआत में कहा था ना, कविता से ज्यादा सवाल पूछता है, तो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में भी और कविता में अनिवार्य प्रश्न पत्र के तौर पर भी। भ्रमर गीत सूरदास के काव्य चेतना और कवित्व पर, कुकुरमुत्ता पर प्रश्न पूछा गया है, ऐसे बिहारी के कविता श्रृंगार पर प्रश्न पूछा गया है, ऐसे ही असाध्य वीणा में कवि कर्म को लेकर, युद्ध की समस्या पर मन, ये सारे दिनकर को लेकर जो प्रश्न पूछा गया है। तो हर वर्ष का पेपर का जो एनालिसिस है, उस एनालिसिस के आधार पर मैं आपको बता देता हूं कि यह विषय बहुत ही आसान है और इस विषय में अंक लाने की पर्याप्त संभावना है, और इस विषय का एक एक सब्जेक्ट, एक एक टॉपिक का मैंने प्रिंटेड नोट्स तैयार किया है। डेली के क्लास में मैं आंसर राइटिंग करवाता हूं, डेली 1-2 प्रश्न क्लास के अंत में, जिसे सुविधा के अनुसार आप लिखिए, नहीं लिख पाते हैं तो मैं बताता हूं लिखना, और कुल अंतिम में टेस्ट भी होता है। उसके बावजूद भी आज भी जो लोग इस संस्थान से मुझसे पढ़कर गए वो आज भी हमसे जुड़े हुए हैं। इस मेरा कुल मिला के उद्देश्य यही है कि आप सेलेक्ट हो जाएं। आपकी सफलता से मेरी सफलता, खासकर कोचिंग की सफलता मेरी जुड़ी हुई है, इसलिए मैं ताकत लगाने के लिए तैयार रहता हूं। और यदि इस विषय का चुनाव कर रहे हैं तो इस ओरिएंटेशन में जो बातें हमने बताई हैं उसको ध्यान से सुना होगा आपने। यदि आपने इस विषय को लेने का चुनाव कर लिया है तो पार लगाना मेरा काम है। बहुत मुश्किल से 2 से 3, 4, 5, 6 स्टूडेंट्स होंगे, क्योंकि मैं शुरुआत में पढ़ा रहा हूं अभी। तो ये मान के चलिए कि नाम याद होगा, आपका लेखन, आपका एक एक लाइन मुझे याद होगा, व्यक्तिगत आपको मैं समय दे पाऊंगा, इसमें आपका लाभ ज्यादा होगा। मैं बहुत कुछ बोल चुका, मैं बहुत कुछ कह चुका, मुझे जो कहना था मैं बता चुका। यदि आपके मस्तिष्क में कोई प्रश्न हो
यदि आपको कुछ डाउट हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। आप में से किसी को भी कुछ पूछना हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। यही हम इस ओरिएंटेशन को विराम देंगे।